अस्सलाम वालेकुम। मेरे कतर प्रेस के तमाम भाई और बहनों को, हमारी माओं को मेरा सलाम है। मेरे बारे में बहुत सारे लोगों ने मेरा नाम तो ज़रूर सुना होगा, शायद आज देखने का भी मौका मिल गया उन लोगों को। बस इतना ही बताता चलूं कि पिछले 1 महीने पहले जब हमारा ये वार्ड की रचना हुई, 1-1.5 महीने पहले की बात है, तो ये हल्का जो है 29 नंबर का हल्का है, जहाँ से सिटिंग नगर से वो 3 लोग थे। नादिरा यासिन सुरमे मैडम थी, और हमारे हीरा पाटिल की वाइफ सुलोचना पाटिल मैडम थी, और बाबाजी पाटिल साहब थे। घड़ी से ही वो जीत करके आए थे, और यही 3 का पैनल था। और सामने का हमारा जो पैनल था, वहाँ पर हम लोग 4 नगर से होते, जिसमें हमारे शाला आजमी साहब थे, रेहान भाई की खाला थी, जमीला नासिर खान, मेरे घर से मेरी जो लेडीज है वो थी, अंसारी शाजिया परवीन सरफराज, और साथ में एक गुंजन सेठ का आपने नाम सुना होगा, उनकी कैंडिडेट थी, मगर वो चल जाके 29 में ही लड़ रहे हैं। और ये पैनल हमारे साथ में जुड़ने की वजह से ये नया इलाका हमारे पास जुड़ करके आया है। और जब मैं पिछले 15-20 रोज से यहाँ पर आना शुरू किया, तो मैंने कुछ चीजें देखी कि चाहे वो कुलसुम का इलाका हो, दानियाल का इलाका हो, साहिल हो, सागर हो, फातिमा हो, नौशीन प्लाजा हो, अल मदीना हो, रोज पार्क हो, गैलेक्सी हो, हनीफ मंजिल हो, अल हादी हो, ये तमाम पट्टों के अंदर जो मैंने हाल देखे, इतना बुरा हाल है कि मैं उसको बयान नहीं कर सकता। आप लोग तो जानते ही होंगे अच्छे से। मैंने ये देखा कि यहाँ पर कोई प्लानिंग नहीं है, बिना प्लानिंग के काम किया जा रहा है। तो मेरी जो आंख है ना, लोग इसे एक्सरे नहीं एमआरआई मशीन कहते हैं, कि जब हमने उस आंखों से देखना शुरू किया तो मुझे बहुत सारे लूपहोल्स दिखे। काम किया जा रहा है, ठीक है, काम कर रहे हैं, मगर काम किस तरीके से करना चाहिए वैसा काम नहीं हो रहा है। काम करने से पहले हमें उसकी एक ब्लूप्रिंट बनानी चाहिए। हमें काम करने से पहले किस तरीके से वहां पे हमारी गटर बनाना है, किस तरीके से हमारे पानी की लाइन डालनी है, किस तरीके से वहां पे स्ट्रीट लाइट होनी चाहिए, नहीं था। मुझे लोगों ने कंप्लेंट की कि राजू भाई यहाँ पर 1-1 साल हो गया हमारी स्ट्रीट लाइट बंद पड़ी हुई है। ये बाजू में तो एक हैमास दिख रहा है आपको, सामने खड़ा हुआ। मैं आपको आज इस मंच से वादा करता हूं कि मुझे सिर्फ 24 घंटे का वक्त दीजिए। कल रात तक इंशाल्लाह ये जो हाईमास्ट है नए फिटिंग के साथ में चालू होकर के मिल जाएगा आपको इंशाल्लाह। आपको एक बात और बोलूं मैं कि मुझे रोज पार्क के लोगों ने कहा कि भाई हमारे पीछे की दीवार जो नाले की है वो गिर चुकी है। मैंने बोला सर, आपके बोलने से पहले, आज से तकरीबन 6 महीने पहले की बात है, जब हम लोग पगा कॉम्प्लेक्स का नाला देखने आए थे, तब मैंने उस नाले की दीवार को देख चुका था। और मैंने उसका बजट हमारे जो यहाँ के लोकल खासदार है डॉक्टर श्रीकांत जी शिंदे साहब, उनसे मैंने मांगा था। उसमें बहुत सारे नाले थे, ठाकुरपाड़ा का नाला था, शादी महल का नाला था, परिजात का नाला था, ग्रीन पार्क का नाला था, हमारे चरनीपाड़ा का नाला था, फलाक का नाला था, हमारे चरनीपाड़ा के नाले थे, हमारे जो डोंगरे कंपाउंड है पीछे उसका नाला था। ऐसे तमाम नालों के लिए मैंने पैसे मांगे थे, पैसे मंजूर हुए, उसका टेंडर कॉल हुआ, कॉन्ट्रैक्टर को टेंडर लगा, मगर उनको अंदर इतनी सूझबूझ नहीं थी, इतनी सलाहियत नहीं थी कि उसको बुला करके उस काम को करा सके। अच्छा, जब मैंने काम चालू करा दिया, कल के रोज मेरा जेसीबी वहां पर आया, लोगों ने खुद ने काम चालू किया, और हमको मैं वादा करता हूँ, खास करके रोज पार्क के लोगों को मैं वादा करता हूँ, हमारे यहाँ पर हमारे शेख साहब बैठे हैं, उनको वादा करता हूँ मैं कि इंशाल्लाह 3 से 4 रोज के अंदर, आज 7 तारीख है, 11 तारीख तक इंशाल्लाह आपका नाले की दीवार है बंद करके आपको रेडी मिल जाएगी इंशाल्लाह। एक और मसला था हमारे, मैं जब बीच में लास्ट टाइम खुशनुमा में मेरी मीटिंग हुई, खुशनुमा के लोग थे, उसमें गैलेक्सी के लोग थे, हनीफ मंजिल के लोग थे, तो उन्होंने मुझे बुलाया, उन्होंने बताया कि यहाँ पर एक पानी की लाइन आज से 4 साल पहले डाल दी गई है, मगर उसका कोई नियोजन नहीं होने की वजह से आज तक वो 4 साल से लाइन पड़ी ही है, ऐसी चालू नहीं हुई। मैंने फौरन हमारे जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के जो इंजीनियर है और ठेकेदार है, उन दोनों को वहां पर बुलाया, उन्होंने आया और देखा, तो उन्होंने एक चीज कही कि राजू भाई, अभी क्योंकि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है, हमारे पास उसके वर्क ऑर्डर या कार्यादेश नहीं, अभी अगर हम पानी को हाथ लगाने जाएंगे तो पूरे मुमरा कोसा का पानी का सिस्टम बिगड़ जाएगा, तो हमें सिर्फ 10 दिन का मोहलत दीजिए, 16 तारीख को इलेक्शन खत्म हो जाएंगे। ये मेरा आपसे वादा है कि 20 तारीख को किसी भी हाल में यहाँ पानी के सारे इंजीनियर्स, पानी के कॉन्ट्रैक्टर्स यहाँ पर आएंगे और उस पानी की लाइन को चालू करके चार्ज करके आपके इलाकों में पानी का मसला हल किया जाएगा। ये तो रही वाटर मीटर गटर की बातें। आपको मैं एक बात बता दूं, आजकल क्योंकि हमारे आमदार साहब जो है उनको कुछ मुद्दे मिल नहीं रहे हैं, तो वो बिहार के नीतीश कुमार साहब का मुद्दा उठा रहे हैं, वो बीजेपी का मुद्दा उठाते हैं, फलाना उठाते हैं, धमाका उठाते हैं। मैं आपको एक बात बता दूं मैं कि आज हमारे इस महाराष्ट्र में 29 महानगर पालिकाओं के इलेक्शन हो रहे हैं। आपको मालूम है कि नहीं मालूम है? नांदेड़, नागपुर, अमरावती, गोंडिया, चंद्रपुर, नवी मुंबई, कल्याण, केडीएमसी, एनएमएमसी, भिवंडी, निजामपुर, मीरा भयंदर, बीएमसी, टीएमसी, सब मिलाकर के 29 महानगर पालिकाओं के इलेक्शन हो रहे हैं। इस 29 महानगर पालिकाओं के इलेक्शन में 6 जगहों पर दोनों राष्ट्रवादी, चाहे वो शरद चंद्र पवार साहब की तुतारी हो, चाहे वो हमारे अजीत पवार साहब की घड़ी हो, दोनों मिलकर इलेक्शन लड़ रहे हो, चाहे वो पिंपरी चिंचवड हो, पूना हो, अहिल्यानगर हो, कई 6 जगहों पर हम लोग इलेक्शन साथ में मिलकर लड़ रहे हैं। और आपको मैं एक बता दूं, इस थाने महानगर पालिका में और बीएमसी के अंदर आपको मालूम है इस तुतारी के साथ में कौन लोग हैं?
वही राज ठाकरे साहब है जिन्होंने आज से 1.25 साल पहले एक मंच पे कलवा के अंदर कहा था कि मुमरा जो है आतंकवादियों का गढ़ है। आपको याद है या नहीं याद है? कहा था या नहीं कहा था? और वही राज ठाकरे के साथ में आज हमारे अवार्ड साहब ने सुलह करके और पैक्ट करके थाने महानगर पालिका का इलेक्शन लड़ रहे हैं। वही अविनाश यादव के साथ में बैठे हैं, आप देख रहे होंगे उनके बंगले पर, उनके ऑफिस में उनके साथ में स्टेज शेयर कर रहे हैं। ये वही अविनाश यादव है जिसने कहा था कि मुमरा की जितनी भी फॉरेस्ट के अंदर या पहाड़ों के भरी हुई दरगाहें हैं उनको चल के तोड़ दिया जाए। ये वही अविनाश यादव जिसने कहा था कि मुमरा की जितनी मस्जिदों के लाउड स्पीकर है उसको निकालने में मैं पुलिस के साथ में आकर के मैं अपने हाथों से निकालूंगा। हमने उस टाइम चैलेंज किया था उनको कि अगर तुमने तो आकर के दिखाओ। तो मैं ये बोलना चाहता हूं कि मुमरा कौसा के जो लोग हैं एक बात को समझ लें कि जो हमें बीजेपी का डर दिखाते हैं, खौफ दिखाते हैं। मैं आपको एक बात बता दूं मैं कि आज से 1440 साल पहले इस दुनिया के अंदर 2 सुपर पावर थे। कैसरुल किसरा, आपने नाम सुना है कि नहीं सुना है? कैसरुल किसरा कहते हैं रोमन अंपायर और द पर्शियन अंपायर को। उस वक्त में दुनिया के 2 सुपर पावर थे। आपने देखा कि आज से 1440 साल पहले हमने उनको भी घुटनों पर लाया था। और आज के जो 2 सुपर पावर है रशिया और अमेरिका, है कि नहीं सुपर पावर, उन दोनों को भी हमने अफगानिस्तान के अंदर घुटनों पर लाया या नहीं लाया? तो क्या हमें डराएंगे क्या? ये बीजेपी और आरएसएस का डर हमें दिखाने की जरूरत नहीं है, हम उनके लिए पूरे पड़ेंगे इंशाल्लाह। मेरा एक इलेक्शन था 2012 में, एक बहुत मजे की बात आपको बोलता हूं, आप समझेंगे शायद इसको, कि मेरे सामने सुभाष भाई साहब शिवसेना से लड़ रहे थे, धनुष बाण से लड़ रहे थे। 2012 का इलेक्शन था, वो सिटिंग एमएलसी थे, मेरे सामने इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे थे। मेरे रशीद कमर ने एक जगह पर स्टेज प्रोग्राम लगाया और स्टेज प्रोग्राम में जो पीछे बैनर होता है, इस बैनर के ऊपर एक शेर का बड़ा फोटो जो शिवसेना का चिन्ह है, वो बड़ा सा एक शेर का फोटो उन्होंने लगाया था और लगाकर हमारे रशीद कमर के लोगों को डराने की कोशिश की थी। मैंने फौरन हमारे सलीम कल्याण साहब ने मेरे पीएम को कहा कि कल के रोज यहीं पर हमारा यहाँ पर स्टेज लगना चाहिए, और वो स्टेज लगा। मैंने एक बात कही थी, गौर से सुनिएगा। मैंने कहा सुभाष भाई साहब, इस शेर से आप हमको डरा रहे हैं ना, शुक्र मानो कि अल्लाह ताला ने उसको हलाल नहीं किया। अगर हलाल किया होता ना, वो शेर हमारे फ्रिज में पड़ा होता था। तो हम वो कौन हैं कि हम अशरफुल मखलूकात है, और अशरफुल मखलूकात के साथ में हम ईमान वाले हैं। अल्लाह ने बड़ा हमें नवाजा है ईमान के साथ में कि हम किसी के पाप से डरने वाले लोग नहीं हैं। रही बात हमारे कामों की, तो आपको मैं इतना ही बोलता चलूं कि पिछले 25-28 सालों से हम नगर सेवक हैं। आप हमारे बारे में, खास करके मेरे रेहान भाई इब्राहिम राव साहब और शालम के बारे में पूछ सकते हैं कि हम लोग ने हमेशा से मुमरा कौसा के कामों को लेकर के दिलचस्पी दिखाई है। आज आप मुझे एक बात बताइए, मुमरा कौसा के अंदर जो 4 स्कूल है, चाहे वो एमएम वैली की स्कूल हो, चाहे वो हमारे आइडियल मार्केट की स्कूल हो, चाहे वो हमारे मुमरा बाजार पेट की स्कूल हो, चाहे वो हमारे मुमरा दत्तवाड़ी की स्कूल हो, ये चारों स्कूलों की हालत क्या थी आपको मालूम नहीं है? हमारे मोहम्मद अली जना वहीं के टीचर थे, उनको बराबर मालूम है कि क्या हाल था वहां का। हमने उसके लिए गुहार लगाई, कमिश्नर साहब के पास बैठे, मंत्रालय में बैठे, और हमारे नजीब मुल्ला साहब जो हमारी टीम के लीडर, हमारे टीम के कैप्टन है, उन्होंने फौरन उसके लिए 12 करोड़ 40 लाख रुपया सैंक्शन कराया। और माशाल्लाह वो सारी स्कूलों का काम हमने शुरुआत की रिपेयरिंग करने की, और शुरुआत करके उसको खत्म किया। आज माशाल्लाह हमारी एमएम वैली स्कूल के अंदर 5 करोड़ रुपया खर्चा करके हमने पूरी बिल्डिंग का रिपेयर किया, फर्नीचर का काम किया, ऊपर शेड डालने का काम किया। ऐसा हाल था कि जो तीसरा माला है वहां पर पानी टपक रहा था, लीकेज चालू थे, मगर हमने उसका पानी का काम करके फौरन उसको लीकेज को बंद किया। हमने वहां के फर्नीचर को चेंज किया। वहां पे जो हमारे बच्चे पढ़ते, 7000 बच्चे स्कूल के अंदर पढ़ते उस बिल्डिंग के अंदर, उनके शौचालय का हाल क्या था आपको मालूम है? खास करके हमारे जनाब जी को मालूम है। मतलब शौचालय के दरवाजे टूटे हुए, नल टूटे हुए, वॉश बेसिन सही नहीं, उसको हमने रिपेयर किया। उसी के साथ में हमारे आइडियल मार्केट का भी वही हाल था, हमने उसका काम किया। उसी के साथ में हमारे मुमरा जो बाजार पेट की स्कूल है, उसका काम चालू है, अभी मेरे ख्याल से काम खत्म नहीं हुआ है, और 2 महीने लगेंगे हमको काम खत्म करने को, मगर हमने उसको काम को चालू किया। आज आपको एक बात बता दूं कि आज मुमरा कौसा के अंदर एक मैदान था बहुत बड़ा, जो हमें महानगर पालिका की तरफ से 4.5 एकड़ का मैदान मिला। हमने उसके लिए 2 करोड़ रुपए लाया। खास करके नजीब मुल्ला साहब ने अजीत पवार साहब को कन्विंस किया कि साहब हमारे बच्चों को खेलने के लिए मैदान नहीं है मुमरा कौसा के अंदर, हमें मैदान दे दीजिए। उन्होंने मैदान के लिए फौरन 2 करोड़ रुपए दिया, महानगर पालिका से हमने जमीन को मुहैया कराई, ताबे में लिया, और हमने सोचा कि इस मैदान के ऊपर हम लोग बाउंड्री वर्क करेंगे, मैदान के अंदर मट्टी डालेंगे और बच्चों को खेलने के लिए मुहैया कराएंगे। आनंद फानन के अंदर उन्होंने क्या किया मालूम है? फौरन एमसीए के साथ में करार करवाया और जाकर उसको एमसीए को दे दिया। हमारे इस एमएमआर रीजन के अंदर एमसीए के 9 मैदान है, पूरे एमएमआर रीजन के अंदर 9 मैदान है। आप 9 मैदान को जाकर के देख लीजिए, हर मैदान के ऊपर जहां एमसीए चला रही है वहां पर बच्चों को 2000 रुपया भरना पड़ता है खेलने के लिए। तो क्या हमारे गरीब बच्चे 2000 भर के खेलने जाएंगे क्रिकेट? नहीं खेलेंगे, नहीं खेल पाएंगे। तो उसके लिए हमने क्या किया, हमने फौरन एक और मैदान की ढूंढने की शुरुआत की। हम फौरन गए, एक एसटीपी का प्लॉट था जिसके ऊपर एसटीपी को वहां पे मैदान की जरूरत, उस ग्राउंड की जरूरत नहीं थी। मेरे ख्याल से जनाब जी ने उस मैदान को जाकर देखा है, हमारे नईम भाई ने देखा है, हमारे अयाज भाई ने देखा है कि हमने उस मैदान के ऊपर जाकर उस मैदान का ताबा लिया महानगर पालिका से, फौरन उसके ऊपर कुछ पैसा खर्च करवाया, और खर्च करके हमने उस मैदान का ताबा लिया, ताबा लेकर के फौरन हमने उसकी पट्टी की भरनी करवाई, बाउंड्री वर्क किया, और आज वो मैदान बच्चों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट खेलने को मिल गया है। तो ये आपको सोचने की जरूरत है कि हमारे मुमरा कौसा के जो बेसिक मुद्दे हैं, क्यों हमारा मुमरा कौसा खड्डे में जा रहा है। आज हमारे जो लोग, मुमरा कौसा एक बीपीएल फैमिलीज रहती है यहाँ पर, अक्सर यहाँ पे जो लोग रहते हैं वो गरीब तबका रहता है, वो बंबई काम करने जाता है। जब वो बंबई काम करने जाता है तो बंबई बीटी से मुमरा स्टेशन सिर्फ 53 किलोमीटर का रास्ता है। उसको ट्रेन में बैठता है जब वो बीटी से, तो मुमरा पहुंचने में उसको सिर्फ 1 घंटा लगता है, मगर वो 1 घंटा में जब वो मुमरा स्टेशन पहुंचने के बाद जब वो रिक्शे में बैठता है तो मुमरा स्टेशन से कादर प्लेस पहुंचने को उसको पूरा 1 घंटा लगता है। क्यों लगता है मालूम है आपको? क्योंकि 4 लेन हॉकर्स लोगों ने कब्जा करके रखा हुआ है। किसके हॉकर्स है मालूम है आपको? कौन उनका हफ्ता खा रहा है, कौन उनको चला रहा है? आप देख सकते हैं कि उसके साथ में जो उस यूनियन के लोग हैं, खास करके वो राजीव गांधी हॉकर्स यूनियन के इरशाद शाह साहब नाम है उनका, अवाज साहब के तुतारी के पोस्ट होल्डर है, अवाज साहब के स्टेज के ऊपर बैठते हैं, अवाज साहब की गाड़ियों में घूमने वाले जो लोग हैं वही वहां पे जाकर के उस हॉकर्स यूनियन को चलाते हैं, और एक हॉकर से 5-5, 6-6, 7-7 हजार रुपया हफ्ता लेते हैं।
तो ये आपको समझने की जरूरत है कि आपको कैसे लोग चाहिए। जो मुमरा कौसा को बेच रहे हैं वो लोग चाहिए, या जो मुमरा कौसा के डेवलपमेंट के लिए जिद्दोजहद कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, वो लोग चाहिए। एक मसला चल रहा है गुलबार फैमिली के साथ में। मैंने उस गुलबार फैमिली के लोगों से बात की, चाहे वो मकसूद गुलबार हो, नईम गुलबार हो, नजीर गुलबार हो, बहुत सारे जो भाई हो, 6 भाई हो लोग, उन लोगों से मेरी बात हुई। मैंने कहा कि आप इस जमीन को आपको हमारे को देना पड़ेगा, क्योंकि इसके ऊपर रिजर्वेशन है डीपी का। तो उन्होंने इसके ऊपर हमारे से कुछ शर्तें रखी, कुछ बातें कही कि हमें कमिश्नर के पास जाना है, हमें कमिश्नर से मिलना है। मैंने एक मीटिंग कमिश्नर साहब से उनके साथ में करवा दी, नईम गुलबार साहब और फारूक ढोले साहब को लेकर गया था मैं साथ में, और हमने कमिश्नर साहब से उनकी मीटिंग करवाई। आप चाहे तो इसकी आप तस्दीक कर सकते हो दोनों से बात करके। और उसके बाद में मैंने एक प्लान किया है कि जो ये साहब आपके सामने जो ये नाला है ना, जो सिराज डोंगरे साहब के ऑफिस के सामने से नाला बह करके एमएस कॉलेज के गेट से होकर के ग्रिस पैर तक के जाता है, इस पूरे नाले को जिस तरीके से हमने हमारे रशीद कंपाउंड का नाले को बनाया है स्लैब मार करके, या जिस तरीके से भी हमारा मुफीद नगर का नाला जो है स्लैब मार के बनाया जा रहा है, उसी तरीके से स्लैब मार के अगर रोड लेवल पे बनाया जाएगा तो हमारा वो रोड जो 4 मीटर का यानी तकरीबन 15-16 फीट का है, इसको हम इंशाल्लाह 30 से 40 फुट कर देंगे। अगर वो नाले के ऊपर रोड बन जाता है, और ये मेरा आपसे वादा है कि अल्लाह आपको जो भी हमको इज्जत देवे, इंशाल्लाह इलेक्शन के फौरन बाद ये नाले का काम हम करके आपको रोड बना करके देंगे इंशाल्लाह। अगर वो रोड बन जाता है तो इंशाल्लाह हमारे कादर प्रेस के लोगों के लिए, जो अक्सर बार बार देवरी बड़ा मुंह में आ जाता है, क्योंकि मेरा 25 साल से वो इलाका है, तो इस कादर पैलेस के जो रोड का मसला है इंशाल्लाह वो हल हो जाएगा। हमारे कादर पैलेस के अंदर मैंने देखा कि बहुत सारी बिल्डिंगें जर्जर पड़ी हुई है, चाहे सामने आप देख लीजिए हमारी सागर अपार्टमेंट हो, बाजू में साहिल हो, अल मदीना हो, बिल्डिंगें पुरानी हो चुकी है, और हमारे पास कोई स्कीम नहीं है, कोई रिहैबिलिटेशन के लिए, कोई रीडेवलपमेंट के लिए हमारे पास कोई प्लान नहीं है। हमने इसके ऊपर एक मेहनत की, आज से 2 साल 2.5 साल पहले की बात है, जब पहली बार मेरे पास इमरान भाई आए। इमरान भाई ने कहा कि मैंने एक रीडेवलपमेंट का प्लान लाया है और मुझे वहां पर बिल्डिंग बनानी है। तो मैं और नजीमुल्लाह साहब ने इनके साथ में बैठ कर इनके प्लान को समझा, और बाकी के लोगों से हमने बात की, तो हमें ऐसा लगा कि ये काम होना जरूरी है, क्योंकि कब तक आदमी इलीगल बिल्डिंगों में रहेगा। उसके भी एक शौक होते हैं कि हमारे पास हमारी बाउंड्री हो, हमारा क्लब हाउस हो, हमारा पार्किंग प्लाजा हो, हमारी स्ट्रीट हो, हमारे गार्डन हो, हमारा स्विमिंग पूल हो। ये हर आदमी चाहता है ना, हर गरीब आदमी चाहता है, तो क्यों नहीं हो सकता है यहाँ पे। हमने उसके ऊपर एक यूआरपी लाया है, अर्बन रिन्यूएबल प्लान, जिसके ऊपर हमने मेहनत की, और इंशाल्लाह आपको ये उम्मीद दिलाता हूं कादर प्रेस के लोगों को कि इंशाल्लाह 6 महीने के अंदर अंदर आपके यहाँ का क्लस्टर डेवलपमेंट डिक्लेयर करके हम लोग यहाँ पर ये सारी बिल्डिंगों, जितनी भी जर्जर इमारतें, इनको तोड़ करके उनको लीगल बिल्डिंगों के अंदर तब्दील करने का हम काम शुरू करेंगे, और अच्छे से अच्छा बिल्डर आपके पास ला करके जो अपना फायदा ना देखे, जिस तरीके से हमारे बिल्डर यहाँ पे जो हमारे सामने इलेक्शन लड़ रहे हैं वो अपनी तिजोरी भर रहे हैं, अपना फायदा देख रहे हैं, वैसे बिल्डर को नहीं लाएंगे हम ऐसे बिल्डरों को लाएंगे जो प्रोफेशनल हो, जो जिनके दिलों के अंदर दर्द हो गरीबों के लिए, जो यहाँ पर आए और आकर के आपकी बिल्डिंगों को सही तरीके से रिहैब करे, सही तरीके से रीडेवलपमेंट का प्लान लाए। और प्लान लाने के बाद में हम कोशिश ये करेंगे कि आपको 1 रुपया भी ना देना पड़े, फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको आपका घर जो है इलीगल से लीगल के अंदर मिल जाए। हमारे यहाँ कुछ मसले आए हैं ओसी को लेकर के, ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट्स को लेकर के। मेरे पास कुछ बिल्डिंग के लोग आए, जैसे कि नौशीन प्लाजा के लोग आए मेरे पास, बोले भाई हमारा कुछ पार्ट ओसी हो गया, साथ में हमारा ओसी नहीं हुआ है। इसके ऊपर परसों मेरी लोगों से बात हुई, पूरी बिल्डिंग की सोसाइटी ने मुझे बुलाया था, मैं उनके सामने बैठा, और बैठने के बाद में जब मैंने उनसे बात की तो पता ये चला कि उनका ओसी का मसला पेंडिंग है। मैं आपको ये वादा देता हूं मैं कि जितनी भी बिल्डिंग ऐसी है जो लीगल बनाई गई है, जिनका पेंडिंग इशू है ओसी को लेकर के, इसके ऊपर हमारे डेप्यूटी सीएम एकनाथ जी शिंदे साहब ने एक स्कीम लाई है अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के माध्यम से। तकरीबन पूरे थाना के अंदर 1200 बिल्डिंग ऐसी है जो लीगली बनाई तो गई है, मगर उनके बिल्डरों ने ओसी नहीं लिया है। उसके ऊपर हमने मेहनत की, और इंशाल्लाह आपको मैं वादा करता हूं कि कम से कम पेनल्टी लेकर के हम उस बिल्डिंग को रेगुलराइज करके उनको ओसी दिया जाएगा। और ओसी मिल जाता है तो आगे चल के उनको हमेशा से उसका फायदा होगा, उनका टीम कन्विंस हो जाएगा, और उनके पास एक ताकत आएगी जिसकी वजह से वो अपनी बिल्डिंग को जब भी रीडेवलपमेंट डालेंगे तो उनके पास एक बार्गेनिंग पावर बढ़ेगा। ऐसी बहुत सारी चीजें जो मुझे बोला, मैं आपको इतना ही बोलना चाहूंगा कि ये जो हाल है आज हमारे कादर पैलेस का, बड़ा बद से बदतर है। हमें बहुत तरस आता है और हमें शर्म भी आती है कि ऐसा हमारे इलाके में ऐसे भी इलाके हैं कादर पैलेस के जहां पर मतलब मूलभूत सुविधाएं नहीं है, लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। जब बारिश का पानी यहाँ पर आता है, मुझे कल खुशनुमा के लोग और गजाला के लोग कुछ वीडियोस दिखा रहे थे, मैंने देखा कि जब बारिश तेज होती है तो यहाँ पे 1-1 फीट और 1.5 फीट पानी भरा होता है, मगर वो निकलता नहीं है। क्यों नहीं निकलता, उसकी वजह मालूम है आपको क्या है? ये जो गटर गया है यहाँ से, ये गटर का जो लेवल है बेड का वो नीचे है और आगे का जो लेवल है वो ऊपर है, तो खाड़ी में पानी पहुंचेगा कैसे? क्या हमारे पास इंटीग्रेटेड नल्ला डेवलपमेंट प्रोजेक्ट नहीं है हमारे पास, तो उसको इंप्लीमेंट क्यों नहीं किया गया? हमारे पास आईएनडीपी के मातहत हमारे यहाँ के नाले को क्यों नहीं बनाया गया? ये हमें बनाने की जरूरत है, हमें समझने की और समझाने की जरूरत है कि किस तरीके से हमारे इलाके के काम होने चाहिए। तो हमें कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंट की स्कीमें होती है, बड़ी बड़ी स्कीमें होती है, वो हमको यहाँ पे लाने की जरूरत है। आपको मैं एक बात बता दूं मैं कि हमारे रशीद कंपाउंड के अंदर कोई भी विकलांग के पास आप चले जाइए, किसी भी मेंटली चैलेंज लोगों के पास आप चले जाइए, आप जाकर उनसे पूछिए कि किस तरीके से हम उनका फॉर्म भरते हैं, किस तरीके से हम महानगर पालिका के समाज विकास विभाग की जानिब से उनको पैसा दिलवाते हैं, उनको पैसा मिलता है। ये आपका हक है, आपको ये पैसा मिलना चाहिए। आपके घर में अगर लड़की पैदा होगी तो आपको 18,000 रुपए मिलना चाहिए। आपके घर के अंदर कोई कैंसर का पेशेंट है, कोई अगर डायलिसिस का पेशेंट है, उसको 50,000 रुपए मिलना चाहिए। हमारे यहाँ मिलता है, यहाँ क्यों नहीं मिलता? मैंने उनसे पूछा, बहुत सारे मुझे 3-4 लोग मिले जो कैंसर से पीड़ित हैं, जो डायलिसिस जिनका, जैसे हमारे फजल साहब साहब हमारे आइडियल के अंदर रहते हैं, मैं वहां गया था, मैंने देखा आइडियल के अंदर कि आइडियल में तकरीबन 3 से 4 फुट पानी भरा रहता है, कोई वहां पे कोई प्लानिंग नहीं है, कोई वहां पर मतलब कोई पानी के निकास का कोई रास्ता ही नहीं है। तो कैसे होगा पूरा? उसको पूरा करने के लिए हमें कहीं ना कहीं प्लान करना पड़ेगा। तो मैं जब देखा उनके फजल साहब उन्होंने पूछा कि क्या आपको महानगर पालिका की तरफ से 50,000 रुपए मिलता है? बोले नहीं, नहीं मिला मुझे।
तो ये हमारा फर्ज है, जब आपने हमको चुन करके दिया है तो ये हमारा फर्ज है कि जो भी स्कीम आपके लिए आती है वो आपके घर तक के पहुंचनी चाहिए। और उसका डीबीटी होता है, आपको मालूम है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का मतलब क्या होता है कि आप सिर्फ जब वो फॉर्म भरेंगे तब अपने बैंक अकाउंट में डालेंगे, इसमें कोई बिचौलिया नहीं होगा, कोई दलाल नहीं होगा। जो पैसा आपके लिए आएगा वो 100% 100% पैसा, अपने 1 रुपया भी किसी दलाल को देने की जरूरत नहीं है, पूरा पैसा गवर्नमेंट के पास से आपके अकाउंट में ट्रांसफर होगा और पूरा की पूरा पैसा आपको मिलेगा। आज हमारे मुमरा कौसा के अंदर तकरीबन मैं समझता हूं कि 8,000 रिक्शा अप्लाई कर रही है। कभी हमारे आमदार साहब ने या हमारे नगर सेवकों ने सोचा कि 8,000 रिक्शा यहाँ पर चल रही है, इसमें 5,000 रिक्शा इलीगल चल रही है, तो इनको किस तरीके से ऑर्गेनाइज किया जाए, किस तरीके से मुमरा कौसा के अंदर रिक्शा के स्टैंड बनाया जाए, किस तरीके से मुमरा कौसा के अंदर बस के स्टैंड बनाया जाए। क्यों नहीं हमारे पास अच्छा एक ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम हो। आपकी जानकारी के लिए बता दूं मैं कि आज हमारे मुमरा कौसा में जो 16 बसेस चल रही है ना, मिनी बसेस और एसी बसेस मिलाकर के, ये किसकी देन है आपको मालूम है? ये नजीब मुल्ला की देन है। ये एकनाथ शिंदे साहब के जो लड़के हैं डॉक्टर श्रीकांत शिंदे साहब, उनकी देन है। हम उनके पास गए और हमने उनसे कहा कि हमारी परिवहन जो है वो हमारे साथ में दुर्व्यवहार कर रही है, हमारे साथ पार्शियलिटी करती है। जब थाना में इतनी अच्छी बस सर्विस हो सकती है तो मुमरा में क्यों नहीं हो सकती है? तो उन्होंने वही हवाला दिया कि साहब हमारे मुमरा में जब बस अप्लाई करती है उनको एक राउंड मारने के तकरीबन 2.5 घंटा लगता है, 1.25 घंटा आने को और 1.25 घंटा जाने को। ये किसकी गलतियां हैं? 16 साल से हमने एक आमदार को चुन करके दिया है, क्या हमारा आमदार ने कभी ये सोचा कि हमारे मुमरा कौसा के जो हॉकर्स है इनको सही तरीके से बसाया जाए? हमारे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के नॉर्म्स हैं कि हर 1.2 किलोमीटर के ऊपर हॉकर्स प्लाजा होना चाहिए। कितने हॉकर्स प्लाजा हमारे मुमरा कौसा के अंदर? और हमने उसका प्लान किया, चाहे वो हमारा एमएमएलए का हॉकर्स प्लाजा उसको हम चालू करने की कवायद कर रहे हैं, चाहे हमारा फायर ब्रिगेड का हो, चाहे वो हमारा मित्तल ग्राउंड के अंदर जो एआर स्कीम के अंदर ऑटोमेटेड जो रिजर्वेशन है उसके अंदर हमारे को एक हॉकर्स प्लाजा बनाने की हमने जरूरत समझी, उसके ऊपर हमने प्लान किया और हमने उसका काम चालू करवाया। उसे क्रेडिट लेने के लिए पहुंच जाते हैं। अब आज मुझे बताइए, हमारा जो हॉस्पिटल बनाया हकीम अजमल खान हॉस्पिटल, इसको बनाया किसने? इसको बनाया महानगर पालिका ने। रिपोर्ट लगाया किसने? आमदार साहब ने लगाया। क्या ये उनकी देन है? एक पैसा भी लगाया ना उसके अंदर? नहीं, हमारी महानगर पालिका ने, हमारे नगर सेवकों ने मिलकर के लगाया। मगर क्रेडिट लेने के लिए एक कहावत है ना कि नानी के माल के ऊपर दादी का फातिया, मेहनत करे मुर्गा और अंडा खाए फकीर। तो यही हो रहा है मुमरा कौसा के अंदर। हमारा हॉस्पिटल जब ये हॉस्पिटल बनकर रेडी हुआ तो उन्होंने इसको पूरी तैयारी कर ली थी कि इसको उठाकर के प्राइवेट किया जाए। हमने रोका उसको, हम गए सीएम साहब के पास, हमारी टीम गई पूरी, हमारे सारे नगर सेवक गए। हमने कहा कि अगर साहब इसको प्राइवेट किया गया तो हम इस हॉस्पिटल को चालू नहीं होने देंगे। आपने हमारे मोर्चे देखे होंगे, आपने यहाँ देखा होगा, हमने उस हॉस्पिटल में जाकर के तमाशा किया कि नहीं इसको हम प्राइवेट नहीं होने देंगे। मैंने बहुत लड़ाई लड़ी, हमने सारे नगर सेवकों ने मिलकर लड़ाई लड़ी और उसके बाद में हमने हॉस्पिटल को कैशलेस किया है। आज हमारे थाने महानगर पालिका के हाथ में कहीं से भी रहने वाला हो, चाहे वो मुलुंड चेकनगर पे रहता हो, गोलबंदर में रहता हो, वर्तक नगर में रहता हो, वागले में रहता हो, कलवा में रहता हो, मुमरा में रहता हो, दीवा में रहता हो या कल्याणपाड़ा में रहता हो, अगर वो हमारे इलाके का बाशिंदा है, उसके पास यहाँ का राशन कार्ड है, यहाँ का आधार कार्ड है, तो उसका हर इलाज वहां पे फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। वहां पर कोई कैश काउंटर नहीं है उस हॉस्पिटल के अंदर। ये किसकी देन है? ये डॉक्टर श्रीकांत शिंदे की देन है, ये नजीब मुल्ला साहब की देन है। उसकी वजह से वो हॉस्पिटल आज हमारा बन करके तैयार हुआ और फ्री ऑफ कॉस्ट हुआ है। मैं आपको एक बात बता दूं, मैं शायद आपको मालूम होगा, भारत की तरफ कभी गए होंगे तो आपने देखा होगा कि वहां पर पानी की 2 टांकियां बनी है। तो किसने बनाई आपको मालूम है? वो मेरे वालिद साहब ने बनाई। आज से 25 साल पहले मेरे वालिद साहब ने टांकी बनाई, जिसकी वजह से आज रशीद कंपाउंड के पानी का मसला बहुत हद तक के आज तक के हल, मतलब बेहतरीन पानी आ रहा था, अच्छे प्रेशर से पानी आता। अब थोड़ा क्योंकि आबादी बढ़ गई है, अब वो टांकी नाकाफी होगी। इसकी वजह से हमारे रेहान भाई ने वापस से सिम्बोसिस के पीछे एक सम्पेन पंप का काम शुरू किया, वो बनकर रेडी हुआ। वहां पर भी 20 लाख लीटर की टांकी बनाई गई है। इंशाल्लाह इलेक्शन के फौरन बाद उसको कमीशन किया जाएगा तो वो पानी का जो मसला थोड़ा बहुत बड़ा भी है वो खत्म हो जाएगा। तो क्या काजल को पानी की टांकी होनी चाहिए थी कि नहीं होनी चाहिए थी? क्यों नहीं बनी आज तक के? ये भी तो 30-40 साल पुराना इलाका है, यहाँ पानी की टांकी क्यों नहीं बनी? मगर हमने आपसे वादा किया था एमएलए इलेक्शन के अंदर कि आपकी पानी की टांकी का हम चालू करेंगे और हमने उसको चालू करवाया। अगर आपके पास वक्त होगा तो आप जाइए, कहां जाएंगे? स्टेडियम के अंदर जाइए और जाके देखिए कि हमारे टांकी का काम वहां पर चालू किया हमने और माशाल्लाह टांकी का काम चालू है। आप हमारे मुमरा कौसा के अंदर एक भी गार्डन है क्या? हमारे कलवा तो बराबर गार्डन बना दिया गया, प्लेग्राउंड दे दिया गया, हॉकर्स प्लाजा दे दिया गया, मगर हमारे यहाँ एक गार्डन नहीं है। अगर आपके पास वक्त होगा तो आप रेती बंदर पर जाइए और जाकर के देखिए किस तरीके से हमने उस रेती बंदर की चौपाटी को बनाया। 65 करोड़ रुपया खर्चा करके हम उस चौपाटी को बनाया है। आज उस चौपाटी का यह हाल है कि 27 एकड़ में चौपाटी बनी है, 1.8 किलोमीटर का जॉगर्स ट्रैक है, 1.6 किलोमीटर का साइकिलिंग ट्रैक है, कैफेटेरिया है, 2 एम्फीथिएटर बनाया है हमने वहां पर, एक मेज बनाया है, एक बेहतरीन प्लांटेशन हमने वहां पर प्लान किया है, 50,000 झाड़ हमने वहां पर लगाए हैं। तो आज वहां आप जाकर के अपने बच्चों के साथ में, अपनी फैमिली के साथ में जाकर के एक तफरीह वहां जाकर कर सकते हैं। आप जाइए और जाकर के देखिए। तो क्या हमारा मुमरा, क्योंकि थाना का ही एक पार्ट है, थाने महानगर पालिका एक पार्ट है, तो थाना इतने अच्छे से डेवलप हो रहा है, वहां पे स्विमिंग पूल बनाए जाते हैं, वहां पर गार्डन बनाए जाते हैं, वहां पर स्कूलें बनाई जाती है। आ गए हमारे नजीब मुल्ला साहब यहाँ पर आ गए हैं तो मैं उनका भी यहाँ पे इस्तेमाल करूंगा। तो इतना बोलना चाहूंगा कि क्या हमारा मुमरा कौसा हर चीज से वंचित रहेगा? क्या हमें उस चीजों की जरूरत नहीं है? क्या हमें गार्डन की जरूरत नहीं है? कि स्कूल की जरूरत नहीं है? कि हॉस्पिटल की जरूरत नहीं है? कि गार्डनों की जरूरत नहीं है? हमको हर चीज की जरूरत है। कब बनेगी वो? कब मिलेगा हमारे को ये? तो मैं इतना ही आप लोगों से कहना चाहूंगा। हमारे नजीब मुल्ला साहब हमारे बीच आ गए हैं, मैं गुजारिश करता हूं कि उनको स्टेज पर आया जाए यहाँ पर, और आप लोग अभी चंद सेकंड के अंदर हमारे नजीब मुल्ला साहब से रूबरू होंगे और वो अपने ख्यालात का इजहार यहाँ पर करने वाले हैं। मैं नजीब मुल्ला साहब से गुजारिश करता हूँ सीधा स्टेज पर आए और अगर अपने भाषण से हमें नवाजें। सभी यहाँ दिगर और हाजिर जलसा अस्सलाम वालेकुम। माजरत चाहता हूँ क्योंकि अब शहर यहाँ पे इस हवाले की आदत ऐसी थी कि साइकिल पे चलने वाला शख्स हो या एक आलीशान गाड़ी हो या रिक्शा हो, स्टेशन से यहाँ पहुँचने को तकरीबन 1 घंटा तो लगता ही है।
अब कियादत अच्छी थी आपकी, तो मैं माजरत चाहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आने वाले दिनों में आप लोग जरूर इसके अंदर तब्दीली लाने में हमारा बताओगे। उम्मीद थी कि एक साल के अंदर जितने वादे दिए हैं उसके कुछ तो भी इस शहर के अंदर अमल होगा, कुछ तो भी बदलाव आएगा, कुछ तो राहत आवाम को मिलेगी। मगर मुझे लगता नहीं है कि पिछले एक साल के अंदर कुछ भी तब्दीली आपके बीच में आएगी। हमने इलेक्शन के बाद में भी अपना काम का सिलसिला चालू रखा, मगर कुछ दिनों में 30 तारीख के बाद पटाखे का 16 तारीख तक बचते रहेंगे क्या? पटाखे से दूसरों को तकलीफ भी होती है, वोट कम हो जाएंगे। मामला ऐसा है कि एक उम्मीद की बात थी कि साल भर में कुछ काम होगा, जो वादे किए थे। मगर 30 तारीख के बाद जब टिकट का वाटअप हुआ और लोगों की बगावत हुई, उसके बाद यह एहसास हुआ कि जो शख्स अपने साथियों को धोखा और झूठ बात कर सकता है उम्मीदवारी के मामले में, तो आवाम तो उनके नजदीक भी नहीं आ सकती है। सबको आस दिया मैं इसको टिकट दूंगा, मैं उसको टिकट दूंगा, सबको आस और झूठ में रखा। वो शख्स से क्या उम्मीद करेगी कि शहर के अंदर कुछ काम करे? ये इलेक्शन में, पिछले इलेक्शन में हमने शिकस्त खाई। रात को बहुत लेट लोग यहाँ फुलपोशी के लिए आप लोग रुके थे, बहुत लेट में आया था और आप लोगों ने दुआ तो दी थी, कोशिश भी की थी कि हमको अच्छे वोट मिले। मगर जिनको अच्छे वोट मिले थे उन्होंने क्या किया? मगर हमने आपको वादा किया था कि हम एक स्कूल लाएंगे, हमने आपको वादा किया था कि नाले के काम करेंगे, हमने आपको वादा किया था कि एक प्लेग्राउंड देंगे। शिकस्त के बाद में भी हम हमारे वादे पे बरकरार रहे। आपको इलेक्शन के पहले मिसाल देता हूं कि एक तरफ एक शख्स ने गेट तोड़ के आपको प्लेग्राउंड दिया और हमने कानूनी तौर पे मुकम्मल कॉर्पोरेशन की तरफ हकीकत में प्लेग्राउंड दिया। एक ने दिया हुआ कचरे का ठीक है, और एक तरफ जाके देखिए कुछ दिनों में खेलने का इंतजाम हो सकता है। एक तरफ आपके पास सदियों से गरीब बच्चों की 9वीं 10वीं बच्चे भी, मुस्तहिक बच्चे जो मजबूर है म्युनिसिपल स्कूल में जाने के लिए, वो तालीम नहीं हासिल कर पा रहे थे। वो वैसी की वैसी स्कूल है, हमने 32 करोड़ रुपए लाके स्कूल का काम का इफ्तिदा के लिए टेंडर निकाला। इलेक्शन थोड़ा सा 15 दिन आगे गया होता तो हम वर्क ऑर्डर आपके सामने लेकर आते। आज भी अफसोस इस बात का कि वो आप लोगों को इतना हल्का समझ रहे हैं, बहुत ही सादा अल्फाज यूज करके इतना कभी आपको समझ रहे हैं कि जो लोकसभा में वो हम समझ सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन संविधान बदलना था, वक्फ का मामला था, सीआईए का अलग अलग मामले में आपको डरा के या जो उनके मंसूबे थे उन्होंने वो चीज में आपके वोट लिए। जब आमदारगी में आपके सामने आया तो हमको बीजेपी का नाम बताया, उन्होंने हमको अलग अलग आपको गुमराह किया और वोट लिए। चलो, हमारे को लग रहा था कि हमारे को यकीन था कि बस 2 बार आपने गुमराह करके वोट लिए, अब म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इलेक्शन में तो जो आपकी जरूरत है उसकी बातें होगी। ये उम्मीद आपको भी होगी, मेरे ख्याल से ये उम्मीद आपको भी होगी कि भाई ऐसे चल के आते वक्त गंदा पानी बह रहा है, हम हमारे मेहमान या नमाज को जा रहे तो पैर क्यों गलत करें? मगर अफसोस इस बात का कि मैं जाहिर आपके सामने करना चाहता हूं कि यह जमहूरियत के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर सबसे नीचे तबके का इलेक्शन, जहां आपके जरूरत थी चीजें जो सुबह शाम आपको लगती है, एक अच्छा रास्ता, एक साफ सफाई, कचरे नहीं, बदबू नहीं, गंदा पानी नहीं, पीने को अच्छा पानी, जहां एक वक्त भी 2 बाल्टी भर सके, एक अच्छी स्कूल, सफर करने को यहां से स्टेशन हो, थाना हो या शील हो तो सरकारी सहूलतें। इसके अलावा तो हमारी इलेक्शन में कुछ उम्मीद नहीं है आपको। मगर बताइए, ये मुद्दों पे बात करने के लिए वो बात क्या कर रहे हैं? नीतीश कुमार ने फलाना फलाना बिहार में किया, और जितेंद्र आवाड़ जी और उनके साथियों, नीतीश कुमार ने क्या किया उसको वहां निपटने के लिए बिहार के मुसलमान मजबूत है। यहां जरूरत है तो हमको पानी की, यहां जरूरत है तो हमारी जो एक कहावत है ना कि रात देर हो गई तो मां इंतजार करती मेरा बेटा कब कराएगा, वैसा पानी का हाल हो गया है। हमारी मां बहनें इंतजार करती है और जब पानी नहीं आता है तो बाजू के दरवाजे पे दस्तक देती, तेरे इधर आया क्या, एक आस लगा के बैठते। ये हालात है आज कि बहुत पानी आपके यहां, हालात है ना, मगर किससे उम्मीद करेंगे? आस किससे लगाएंगे? जो आपकी फिक्र करता हो और सच्चा हो, जो नेता की बुनियादी झूठ पे है, दूसरों को आस देके धोखा देता है, वो कौन सी आस में आपको पानी देगा? 16 साल में पानी में कुछ तब्दीली आई?
हमने कहा था कि 100 दिन में 2009 में नजीबुल्लाह का इंतजाम था कि आप हम मुझे बताइए यहां से आते वक्त आप लेफ्ट टर्न मारते डिफेंस बलून्स के यहां से एक साथ बाजू में एक दवाखाना है पहले माले पे मेरे ख्याल से दांत का है डॉक्टर काजी रास्ते के बीच में आपको एक मालूम एक रुकावट दिखती है वॉल की पाइपलाइन की होती है ना मगर आप फिक्र मत करो आप वो तकलीफ उठाते रहो कि आप नीतीश कुमार और बीजेपी के बारे में सोचो और वोट दो आप तकलीफ उठाते रहो वो खौफ से आपको जिंदगी में जीना सिखाएंगे मसले हल नहीं करके मुझे बताओ इतना छोटा सा मामला ऐसा भी नहीं कि रास्ते के बीच में नहीं है एक ऐसे रास्ते के ऊपर है जो मुकम्मल शहर का सबसे बड़ा रास्ता है और सबसे अहम रास्ता है वो विधायक को यहां के नगर सेवक को 100 बार तो वो रास्ते से आया बाया रहेगा गए रहेगा ना वो सुरमे हो या डोंगरे हो दिमाग नहीं कि राहत आवाम को कैसी दे क्योंकि गलती भी तो हमारी है हम गिड़गिड़ा के कामों की बात करते हैं मगर आप जज्बातों पे वोट देते तो रहो ऐसा फिर यह माशरा उन्होंने बनाया कब हम बदलेंगे आज हम शिकस्त के बाद में भी काम करना रोके नहीं और वो 1 लाख वोट से जीत के भी आपके बीच में आया नहीं ये फर्क आपके सामने हम रख रहे हैं हम काम कर रहे हैं और वो मजा ले रहे हैं हम आपकी फिक्र कर रहे हैं और वो बेपरवाह लापरवाह होके आपके बीच में आपकी फिक्र में आ नहीं रहा है मैंने वो पाइपलाइन का मिसाल इसके लिए दिया कि हमारी नजर है हमारी सोच है हमारा एक सोचने का अंदाज अलग है आप हमारे पास में आने के पहले नजीबुल्लाह गारंटी लेता है कि वो मसला हम हल करेंगे जो हमारे को समझ में आया नजर में आया छोटा सा मामला है एमएस का पाइप है भंगार वाले कोई हो गया कोई तो भी पाइप वाला भंगार वाला होगा ये बस्ती में काट के पाइप के टुकड़े टुकड़े हो सकते हैं क्या वो पाइप काट के वॉल फुटपाथ पे नहीं आ सकता क्या सबको देंगे हम आज पानी की कमी है ना कि पानी बहुत है कमी है ना हम पानी बढ़ाएंगे कैसा वो हमारी जिम्मेदारी है 23 साल हो गए महापालिका में काम करते करते आवाज नजीबुल्लाह की है इन नगर की नहीं आई कभी और जो इलेक्शन आज जो होने वाला है ना वो सब इलेक्शन में काम करेंगी थाने महानगर पालिका ये बात से तो आप वाकिफ है कि मैं गलत कह रहा हूं वो जहां आप चुन के हमको देंगे ना वो जितेंद्र रावत कल मंत्री भी बना ना तो अंदर नहीं आ सकते हमारे परमिशन के बगैर तो आपकी आवाज वो उठाएगा कि नजीबुल्लाह उठाएगा वो उठाएगा कि नजीबुल्लाह को चुन के देने वाले साथी उठाएगा कौन है आपके बीच में इब्राहिम राउत उनके अहलिया 15 साल से नगर सेवक है उसको काम करने वाले वही है ना उनको पूरे पता है किसको फोन करना है तीसरा रेहान भी 5 साल का एक्सपीरियंस शाह आलम उसका